नमस्कार जी, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी हूँ। आज हम डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक में स्टडी करेंगे। तो डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर। अब देखिए, डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक में जनरेटर के बेसिक क्वांटिटी के रिलेशन को ग्राफिकली दिखाया जाता है। मतलब क्या होता है, जो उसके डीसी जनरेटर के क्वांटिटीज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। जो जिस टर्मिनल वोल्टेज VT, आर्मेचर करंट, एक्साइटेशन करंट और स्पीड को हम लोग बेसिक क्वांटिटी करते हैं। मतलब इन्हीं सारी बेसिक क्वांटिटी को हम यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। इन बेसिक क्वांटिटी में जो स्पीड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, प्राइम मूवर के थ्रू इसको कांस्टेंट रखा जाता है। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कितने प्रकार की होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक आपकी 4 टाइप्स की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहले नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जनरेटर पर कोई लोड नहीं लगाया जाएगा। दूसरा है लोड कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और चौथा है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो इन चारों कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने से पहले हम लोग ये समझेंगे भाई नो लोड कैरेक्टरिस्टिक किसको कहा जाता है। अब देखो, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट स्पीड पर जनरेटेड EMF मतलब E0 और एक्साइटेशन करंट IF के बीच कर्व को हम क्या बोलते हैं, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक का नो लोड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। इसके अलावा इसका नाम दूसरा क्या है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, जिसको OCC बोलते हैं। तीसरा नाम इसका मैग्नेटाइजेशन कर्व और चौथा नाम है नो लोड मैग्नेटाइजेशन कर्व। मतलब नो लोड कैरेक्टरिस्टिक को 4 तरह से, 4 नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें ये ग्राफ हम लोग E0 और IF के बीच में खींचा जाता है, जबकि इसका स्पीड जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब बात करते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में खींचा जाता है, कांस्टेंट स्पीड और आर्मेचर करंट। मतलब आर्मेचर करंट और स्पीड क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और किसके बीच में ड्रा किया जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज और एक्साइटेशन करंट के बीच के कर्व को लोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। 2 हो गए। थर्ड क्या है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने से पहले 2 चीज़ हम समझ लें। एक हम वर्ड यूज करते हैं E0 और एक यूज करते हैं EG। तो इसको लोग बोलते हैं नो लोड वोल्टेज बोलते हैं और इसको बोलते हैं जनरेटेड वोल्टेज। इन दोनों में अंतर ये है कि जब इसमें आर्मेचर रिएक्शन होगा उसके बाद जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, जनरेटेड। मतलब नो लोड में आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है, उसको E0 बोलते हैं। और जब उसमें आर्मेचर रिएक्शन माइनस कर देंगे उस वोल्टेज को हम EG बोलेंगे। ये 2 सिंबल हमने यहाँ पर यूज किया है। वही हम बात कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड और एक्साइटेशन करंट पर जनरेटेड वोल्टेज EG और लोड करंट IL के बीच कर्व को इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। मतलब EG और IL के बीच में जो ग्राफ खींची जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल। और नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो भाई, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो आपका इंटरनल था सेम आपका एक्सटर्नल। अंतर ये हो जाएगा, जो EG है यहाँ पर EG की जगह क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा, मतलब टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। मतलब क्या बोले, कांस्टेंट स्पीड और एक्साइटेशन करंट पर, मतलब ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, पर टर्मिनल वोल्टेज VT और लोड करंट के बीच कर्व को एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अब अलग अलग हम इन चारों कैरेक्टरिस्टिक को अलग अलग मोटर के लिए, जनरेटर के लिए स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड मतलब जिसके फील्ड को हम लोग अलग से सप्लाई देकर एक्साइट करते हैं उसको सेपरेटली एक्साइटेड बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था नो लोड में स्पीड कांस्टेंट होगा और किसके किसके बीच में ग्राफ खींचना है, E0 और IF के बीच में हमें ग्राफ खींचना है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
फील्ड को वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि फील्ड क्या है, वेरिएबल है, इसलिए हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करके फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कोई सप्लाई इसको नहीं देते हैं, इसको हम नो सप्लाई, इसको कोई सप्लाई हम नहीं देते हैं। और इस जनरेटर को क्या करते हैं, इस जनरेटर का आर्मेचर को एक कांस्टेंट स्पीड पर क्या करते हैं, मूव करा देते हैं। मूव कराने पर इसमें क्या होगा, इसको आपने कोई सप्लाई नहीं, नो सप्लाई, जीरो सप्लाई है, इसमें कोई सप्लाई नहीं है। जब सप्लाई नहीं दे रखे तो भी इसके अंदर एक वोल्टेज पैदा होगा जिसको AO यहाँ बोला गया है। ये AO वोल्टेज कहाँ से आया, चूँकि इसके अंदर क्या होता है, एक रेजिडुअल फ्लक्स होता है, रेजिडुअल फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 से लेकर के 6 वोल्ट तक इसमें सप्लाई आ जाती है, जबकि इसको आपने फील्ड को कोई एक्साइट नहीं किया है। तो इसका मतलब जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो 0 से ना स्टार्ट होकर A पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं, अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, फील्ड को बढ़ाएंगे, और जब फील्ड को बढ़ाएंगे तो E का जो EG का फार्मूला होता है, EG इक्वल टू N∅P/A और Z/60, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा तो EG भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, फ्लक्स को बढ़ाया, यहाँ पर सप्लाई देंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो इस रेशियो में ये ग्राफ भी क्या होगा, इस तरह से जाता है। आप देखेंगे A से लेकर के B तक जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इस समय जो भी इसको आपने सप्लाई दिया फील्ड को, वो सारा किसमें, एयर गैप में, जो इसका MMF जो हुआ वो एयर गैप में क्या फ्लक्स बनाने में यूज हुआ। लेकिन B से लेकर के P तक क्या करता है, इसका जो आपने MMF इसको होता है, MMF जो इसको दिया जाता है, इसका MMF 2 भाग में डिवाइड होता है, एक एयर गैप में फ्लक्स बनाता है और दूसरा आयरन कोर को MMF प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो फ्लक्स की स्पीड हो गई, मतलब EG की जो बढ़ने की स्पीड हो गई वो क्या हो गई, यहाँ से कम होने लगी, क्योंकि यहाँ P पॉइंट पर सारा फ्लक्स, जो सारा MMF किस में चला जाता है, ये आयरन कोर में चला, मतलब सैचुरेशन कंडीशन आ जाती है। अब यहाँ पर आप फील्ड को बढ़ाते जाइए तो भी वोल्टेज नहीं बढ़ता है, क्योंकि फ्लक्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। सारा इसका फील्ड का सारा MMF किस में यूज होने लगा, आयरन कोर के सैचुरेशन में यूज होने लगा। तो ये आपका ग्राफ मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक। लोड कैरेक्टरिस्टिक जैसा भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये ग्राफ VT और IF के बीच में खींची जाती है, जबकि स्पीड और IA कांस्टेंट रखना है। अब हमें क्या रखना है कि हमें IF को हमने एक वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल बनाने की वजह से ये आपका हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर। अब आप ये सोचते होंगे कि सर ये ग्राफ यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। आप सोचिए, हमें जो IA चाहिए वो क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। ये हमने मान लिया ये कांस्टेंट है। तो जैसे आप इसको जब सप्लाई देंगे, जब सप्लाई इसको देंगे, उस समय यहाँ पर हमें सप्लाई देते ही इसके अंदर करंट नहीं फ्लो होने लगेगा, सप्लाई देते ही। अब इसके अंदर क्या 2 से 6 वोल्ट आया, लेकिन हमें इसके अंदर करंट जो चाहिए वो क्या चाहिए, रेटेड चाहिए। यदि इस करंट को हम क्या कर दें, इसको अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दें, पहले कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में इसको सर्किट कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, हम फील्ड को बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि इसके अंदर IA करंट ना फ्लो होने लगे। तो जिस फील्ड करंट पर यहाँ पर इस शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट बहने लगेगी, वो IA ये यहाँ पर है। मतलब क्या है, ये फील्ड करंट वो है जिस पर इसके अंदर IA करंट फ्लो होने, मतलब IA रेटेड करंट फ्लो होने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, फील्ड को और बढ़ाएंगे। अब देखिए पहले कंडीशन में क्या था, 60 था, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज हमने क्या लिखा, 0। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ। दूसरा कंडीशन हमने क्या बोला, अब इसको फील्ड को बढ़ाएंगे तो IA की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब चूंकि IA को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब IA को कांस्टेंट रखने के लिए इसमें क्या लगाएंगे, लोड लगा देंगे। वो भी लोड क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब यहाँ लोड बढ़ा करके इसके करंट को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो आप करंट को क्या हो जाएगा, जो रेटेड से बड़ा हो गया था वो कम हो जाएगा। इस तरह से टर्मिनल वोल्टेज मुझे इस तरह से यहाँ मिलेगा। अब हम फील्ड को और बढ़ाएंगे तो IA की वैल्यू रेटेड से फिर बढ़ेगी। तो फिर हम यहाँ पर इस लोड को क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे। रेजिस्टेंस को बढ़ाने से फिर जो IA रेटेड से बढ़ा था वो भी क्या हो गया, फिर कम हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जिसका ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। भाई इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है,
अब देखो भाई, पहले हम पढ़ चुके हैं ये EG और IL के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। अब हम सोचेंगे भाई EG क्या, EG हमने बोला जो आर्मेचर रिएक्शन के बाद जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसको EG बोलते हैं, और IL क्या आपका लोड करंट है। तो यहाँ पर आपका इसको हम बोलते हैं लोड करंट, हाँ लोड करंट है बिल्कुल। अब हम लोग वो करते हैं कांस्टेंट स्पीड और एक्साइटेशन करंट IF पर जनरेटेड वोल्टेज EG और लोड करंट IL के बीच के कर्व को ड्रा किया गया है। अब देखिए ये जो, अगर आप सोचिए अगर ये ओपन सर्किट होता, ये अगर ओपन होता, ओपन कंडीशन में आप इसको फील्ड दे रखे हैं, फील्ड आपका क्या ऑलरेडी आपने कांस्टेंट दे रखे हैं, इसकी स्पीड भी क्या है कांस्टेंट है, तो इसमें जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, एक कोई फिक्स वोल्टेज आएगा। वो फिक्स वोल्टेज क्या है, ये है जिसको हम लोग बोल रहे हैं E0। अब इसके अंदर हमें EG कैसे प्राप्त होगा, EG हमें इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन को यदि क्या कर दे, कम कर दें, इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन को कम कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, EG प्राप्त होगा। अतः हम क्या करेंगे, नो लोड में से आर्मेचर रिएक्शन कम करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन से क्या हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जो EG होता है, जो E0 होता है, ये प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, आप जानते हैं। अब जैसे आप इसमें करंट, लोड करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम होता जाएगा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। और जितना ज़्यादा लोड करंट बढ़ाएंगे या जितना ज़्यादा लोड करंट आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे उसी के रिस्पेक्ट में, उतना ज़्यादा आपका ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आपने शुरू में देखा कि फ्लक्स ये आपका ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, EG है, क्योंकि आपने इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन को माइनस कर दिया। यहाँ से आप कलर से भी देख सकते हैं, ये आपका EG है, इस कलर से आपने ये पाया। अब देखिए क्या है, तो EG और IL के बीच में जो ग्राफ करेंगे तो ये जो लाइन है, जो ये ग्राफ है, ये इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक से ध्यान रखिएगा कि जो इसका फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, IL पर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा IL बढ़ता जाएगा फ्लक्स में भी उतनी कमी होती जाएगी, उसी रिस्पेक्ट में EG में भी क्या होगी, कमी होती जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, वहाँ पर EG की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर VT हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या था, EG था और एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे। अब VT क्या होता है, अगर आप देखें इसके अंदर EG के अंदर जो आपने EG पाया था उसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी है, इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है जो इंटरनल, जो इसके अंदर सो हम लोग नहीं करते हैं। अब आपका क्या हो गया, यहाँ से IARA क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस ओमिक रेजिस्टेंस को। यहाँ पर आपने इस EG में से आप IARA क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब ओमिक वोल्टेज माइनस कर देंगे। तो उससे जो ग्राफ प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, या यहाँ पर आपने इससे जो आपका ग्राफ प्राप्त होगा वो क्या होगा आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब इंटरनल में से जो IARA माइनस कर देते हैं वो क्या प्राप्त होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो लाइन है ये आप ग्राफ किसको दिखाता है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। आप सोचेंगे भाई ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि जो IARA वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस IA पर। आप IA जैसे जैसे IL बढ़ा रहे हैं तो इसी रेशियो में IA बढ़ेगा, और ये इसी रेशियो में जितना ये इस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से ये इसी रेशियो में IARA की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, शंट जनरेटर की बात करते हैं। अभी हमने सेपरेटली एक्साइटेड की बात की है, अब हम लोग शंट जनरेटर की बात करते हैं। अब देखो भाई क्या होता है शंट जनरेटर में, शंट जनरेटर पहले हम नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में ग्राफ खींचा जाता है, E0 और IF के बीच में ग्राफ खींचते हैं। यहाँ हमने लिखा E0 IF के बीच में ग्राफ खींचा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसके अंदर भी एक रेजिडुअल फ्लक्स होता है। आप अगर इसको आपने इसको एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर दिया, मूव करा दिया, इसको कोई सप्लाई मूव कराने से इसके अंदर कोई सप्लाई तो पैदा नहीं हुई है, लेकिन इसके अंदर रेजिडुअल फ्लक्स होने की वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, E0 पैदा हो जाएगा, क्योंकि E0 किसके फाई प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो स्टार्टिंग में जो फ्लक्स है वो क्या है, रेजिडुअल। इस फ्लक्स की वजह से जो वोल्टेज पैदा होगा उसको रेजिडुअल फ्लक्स वोल्टेज बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हम पहले ही बता चुके हैं 2 से लेकर के 6 वोल्ट तक होता है। अब इसके अंदर 6 वोल्ट आ गया। अब ये 6 वोल्ट की वजह से इसमें क्या हो जाए, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, और इस 6 को अब जो रेजिडुअल फ्लक्स था उसकी स्ट्रेंथनेस भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जब 6 वोल्ट से क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। 8 वोल्ट होने से इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। इस तरह से आपका जो ओपन वोल्टेज या E0 जिसको जो E0 है वो
वो भी 0 के बराबर है, वो भी क्या हो जाएगा, इस तरह से स्पीड से बढ़ता जाएगा। ये पहले ही बता चुके, ए और बी में क्या होगा, स्पीड तेज होगा, उसके बाद स्लो हो जाएगा, और पी के बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, इस तरह से वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक के बीच में। लोड कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में ड्राफ्ट किया जाता है, टर्मिनल वोल्टेज और IF के बीच में। अब आप सोचेंगे, हमने देखो टर्मिनल वोल्टेज मतलब ये VT हो गया, ये टर्मिनल वोल्टेज, और IF के बीच में ये IF, इसको हमने वेरिएबल बनाया है। लेकिन हमने इसको वेरिएबल क्यों बनाया है, इसको हमने इसलिए वेरिएबल बनाया है क्योंकि मुझे IA कांस्टेंट रखना है। IA को कांस्टेंट रखने के लिए मुझे लोड को भी क्या रखना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राइम मूवर से मूव करा देते हैं। इस प्राइम मूवर से मूव कराने पर इसके अंदर क्या आता है, रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से इसमें 6 वोल्ट आ जाएगा, रेजिडुअल की वजह से। अब क्या होगा, मुझे इसके अंदर कितना करंट चाहिए, यहाँ पर मुझे रेटेड करंट चाहिए। आर्मेचर करंट की जो IA की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रेटेड होनी चाहिए। अतः इसको हम क्या करें, अगर इसको हम क्या कर दें, 60 कर दें, तो भी क्या हो जाएगा, इसमें रेटेड नहीं फ्लो होगा, तो हम फील्ड को और बढ़ाएंगे। तो एक ऐसा समय आएगा कि इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर रेटेड करंट फ्लो होने लगेगा। तो जिस फील्ड पर रेटेड करंट फ्लो होगा वो उस फील्ड को क्या वो पॉइंट हमें प्राप्त हो गया। और ये इस समय क्या है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, तो हमें ये पॉइंट प्राप्त होगा। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, फील्ड को बढ़ाएंगे। फील्ड को बढ़ाएंगे तो IA की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब IA की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लोड लगाना पड़ेगा, जिससे IA जो रेटेड से ऊपर हो गई है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अतः हमें टर्मिनल वोल्ट फिर से थोड़ा सा प्राप्त होता है। फील्ड को और बढ़ाएंगे, फील्ड को और बढ़ाने पर क्या होगा, ये IA की वैल्यू और इंक्रीज करेगी। इस IO को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर लोड को और मतलब रेजिस्टेंस को और बढ़ाएंगे, तो IA क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। IA को कम होने से हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद और इसको यहाँ पर जो VT हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा, जो कि इस तरह से हमें मतलब आपने ये पाया कि इसका भी कैरेक्टरिस्टिक वैसा ही था जैसा कि सेपरेटली एक्साइटेड का था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आप क्या होता है, EG और IL के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर दें कि ये आपका नो लोड वोल्टेज है, अगर इसमें से हम लोग क्या कर दें, आर्मेचर रिएक्शन कम कर दें, आर्मेचर रिएक्शन को कम कर दिया जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पर ये जो आपने लिखे भी हैं ध्यान से, D और F क्या, आर्मेचर रिएक्शन, मतलब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से इसमें माइनस कर दिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, VT और IL के बीच में, मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है VT और ये जो है आपका IL के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल एक्सटर्नल वोल्टेज। तो ये आपका क्या एक्सटर्नल है। इस एक्सटर्नल में ध्यान दीजिएगा, इससे आपको इंटरनल भी वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर हम क्या कर दें, इस एक्सटर्नल में आपका IA/RA जो इसमें कमी हुई थी उसको हम क्या कर दें, ऐड कर दें। इस IA/RA को ऐड करने पर जो आपका प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। और जो आपको इसके अंदर जो D और F को हमने माइनस कर दिया वो क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हो जाएगा। एक चीज़ आपने और देखा होगा कि एक ड्रूपिंग आती, ये देखिए एक ड्रूप आया, ये क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, आप लोड को यहाँ पर क्या करते जाइए, यहाँ पर रेजिस्टेंस को कम करते जाइए, तो एक क्या होगा, एक आर्मेचर रिएक्शन और होगा, जो कि इसमें क्या होगा, ड्रॉप ड्यू टू फॉल इन IF, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या करेंगे, आप जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे तो इसमें IF की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसकी वजह से एक ऐसा कंडीशन आएगा कि यहाँ VT की वैल्यू क्या होगा, बहुत तेजी से यहाँ से कमी होगी, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू। अब और ये इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रूपिंग बोलते हैं, वोल्टेज इन ड्रूपिंग। ये केवल शंट जनरेटर में होता है। अब बात करते हैं सीरीज जनरेटर की बात करते हैं। अब नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, इसका हम कैसे खींचेंगे, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है कि ये किसके किसके बीच में खींच जाती है, E0 और IF के बीच में हम लोग ग्राफ खींचते हैं, IF के बीच में हम लोग ग्राफ खींचते हैं। अब हमें क्या रखना है, जबकि हमें स्पीड क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है।
अब ये ध्यान रखिए, सीरीज जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग और लोड रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए फील्ड करंट की वैल्यू आर्मेचर करंट और लोड करंट के बराबर होती है। अब यहाँ पर आप फील्ड को अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लोड भी बदल जाएगा, लोड करंट भी बदल जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं। इसीलिए हमने सीरीज जनरेटर के फील्ड को हमने अलग से सेपरेटली एक्साइट करेंगे। मतलब सीरीज जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक को ड्राफ्ट खींचने के लिए हम सीरीज के फील्ड को क्या करेंगे, उसको उस मशीन से बाहर निकाल करके उसको अलग से सेपरेटली एक्साइटेड करेंगे। देखिए हमने ये सेपरेटली एक्साइटेड किए हैं, जबकि ये सीरीज फील्ड के उसमें से कट करके किए हैं। तो इसका भी ग्राफ वैसे ही प्राप्त होगा जैसा कि हमें सेपरेटली एक्साइटेड और शंट जनरेटर का प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। लोड कैरेक्टरिस्टिक में भी हमने क्या किया, चूँकि आपको क्या रखना है, आपको किसी लोड कैरेक्टरिस्टिक आप लोग ड्राप करते हैं VT और IF के बीच में हम लोग ड्रा करते हैं, मतलब इसके फंक्शन। अब हमें क्या रखना है, जबकि हमें IA क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो IA कांस्टेंट रखने के लिए आप जो सीरीज में, जैसे आपने नो लोड में सीरीज जनरेटर के फील्ड को अलग से एक्साइट किए हैं, ऐसे यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से एक्साइटेड करेंगे, अलग से एक्साइटेड करेंगे। और इसमें फील्ड तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि इसके अंदर रेटेड करंट ना फ्लो हो जाए। तो जिस फील्ड पर यहाँ पर रेटेड करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, उस समय ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन होगी, वहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, आपको 0 मिलेगा। और धीरे धीरे फील्ड को बढ़ाते जाएंगे और आपका टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज करता जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। अब ध्यान रखें, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक अच्छा है। अब आपने नो लोड पर पाए थे, जो नो लोड पर कैरेक्टरिस्टिक आपने ये पाया था, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक आपने ये पाया था। इसमें से यदि IaRa माइनस कर दें, मतलब आर्मेचर रिएक्शन को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में खींची जाती है, EG और IL के बीच में। तो ये जो ग्राफ है वो क्या होगा, अभी हमने पहले बोले थे जो नो लोड वोल्टेज होता है, जिसको E0 बोल रहे हैं, अगर उसमें से आर्मेचर रिएक्शन माइनस कर दें तो वो क्या प्राप्त होगा, मुझे EG प्राप्त होगा। तो जो EG क्या होता है, EG और IL के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक किसको कहते हैं, आपको पता है आगे नेक्स्ट पॉइंट में, मतलब EG की जगह क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। अब देखिए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, EG की जगह पर यहाँ पर VT हो गया, तो VT और IL के बीच में, तो आपने आर्मेचर रिएक्शन माइनस किया और आर्मेचर रिएक्शन के बाद आप क्या माइनस कर देंगे, आर्मेचर रिएक्शन के बाद इसमें ओमिक वोल्टेज, मतलब फील्ड का रेजिस्टेंस को ड्रॉप कर देंगे, IaRa जो है, सॉरी IaRm, आर्मेचर रेजिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो जो आपको ये प्राप्त होगा वो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगा। तो ये टर्मिनल वोल्टेज ये आपका क्या है, ये आपका VT है, टर्मिनल वोल्टेज। तो VT और IL के बीच में ये आपका ग्राफ खींचेंगे। एक चीज़ और अगर इसको रेजिस्टेंस को और कम करते जाएंगे, आप सोचेंगे ये क्या है, ये भी एक ड्रूपिंग की कंडीशन आती है। अगर आप इसको कम करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जनरेटर बंद हो जाएगा, जिसको क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको अभी हम लोग बाद में इसको स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे हमने शंट में पढ़े रेजिस्टेंस, तो इसको पढ़ते हैं, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम फील्ड रेजिस्टेंस है जिस पर शंट जनरेटर में जस्ट वोल्टेज पैदा होता है। मतलब आपका हमने दो जनरेटर लिए हैं, एक का क्रिटिकल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का क्रिटिकल रेजिस्टेंस R2 है। तो क्या होगा यहाँ पर, और एक होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होता है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के टेंजेंशियल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक को के टेंजेंशियल को हम लोग क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब अगर इसका वैल्यू कभी भी फील्ड का रेजिस्टेंस हमेशा इसके कम होना चाहिए। मतलब अगर फील्ड का रेजिस्टेंस जैसे, मतलब अगर ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया तो इससे जैसे ऊपर होगा, अब ये क्या होगा, जनरेटर स्टार्ट होने से मना कर देगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि वो मैक्सिमम फील्ड रेजिस्टेंस जिस पर जनरेटर क्या होता है, जस्ट वोल्टेज पैदा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, हमेशा जो फील्ड रेजिस्टेंस का मान क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से
कम होना चाहिए, ऑलवेज कम होना चाहिए। अब बात करते हैं सीरीज जनरेटर का क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे सीरीज जनरेटर में मतलब आपका ये फील्ड और ये लोड, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं, इन दोनों के रेजिस्टेंस को जब जोड़ देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मतलब कौन, सीरीज प्लस लोड जिस पर शंट जनरेटर जस्ट वोल्टेज पैदा करता है, मतलब ये वाला आपका पोर्शन है। तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, क्रिटिकल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू फील्ड के। जैसा हमने यहाँ लिखा है, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस का मान हमेशा फील्ड रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो मिनिमम लोड रेजिस्टेंस है जिस पर शंट जनरेटर में वोल्टेज जस्ट पैदा होता है। यदि एक्सटर्नल लोड का मान क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम हो तो वो शंट जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। मतलब जो आपका लोड का रेजिस्टेंस है हमेशा इससे क्या होना चाहिए, ये हमेशा इससे, मतलब ये आपका हमेशा लोड रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू जो है, लोड रेजिस्टेंस हमेशा इस रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज ये स्टार्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड वो मिनिमम स्पीड है जिस पर जनरेटर जस्ट वोल्टेज पैदा करता है। मतलब ये अगर आपका रेजिस्टेंस है तो इसके जो टेंजेंशियल बोलेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस है शंट का, तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड होगी उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल स्पीड बोलेंगे। क्रिटिकल स्पीड क्या होता है, एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये स्पीड पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं वोल्टेज बिल्डअप, शंट में कैसे वोल्टेज बिल्डअप होता है। आप क्या करेंगे, जैसे ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, जैसे हम लोग समझ चुके हैं। अब फील्ड को बढ़ाएंगे तो फील्ड के यहाँ आया, फील्ड के बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पर वोल्टेज आएगा। फिर आपने फील्ड को बढ़ाया तो इधर गया, फिर वोल्टेज यहाँ आ गया। फिर आप फील्ड को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आया, फिर यहाँ इस तरह आपने फील्ड करंट को बढ़ाया तो यहाँ पर वोल्टेज हो गया, फिर फील्ड करंट को बढ़ाया तो वोल्टेज यहाँ। इस तरह से में क्या होता है, वोल्टेज बिल्डअप होता है। एक कंडीशन होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें कितना मैक्सिमम वोल्टेज पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर आपने ये तो ओसीसी जानते हैं और फील्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आप बात करें कि यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा इस सी पॉइंट पर, तो इसको अगर हम सी पॉइंट बोले तो ये IF RF अब प्लस LD/dt के बराबर होगा। मतलब ये जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वेरिएबल वोल्टेज होता है। और ये क्या होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। अतः अगर हम इस पॉइंट पर करें तो ये मैक्सिमम वोल्टेज होगा, इससे ज़्यादा कोई मैक्सिमम वोल्टेज नहीं होगा। और जो किसके बराबर होगा, IR के ड्रॉप के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में वोल्टेज क्या होता है, फेल हो जाता है। तो अगर उसके रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या हो, 0 हो तो भी फेल हो जाएगा। फील्ड कनेक्शन क्या हो, रिवर्स हो, मतलब ऐसा फील्ड हो जो उसको क्या कर दे, माइनस कर दे रेजिडुअल को, तो भी वोल्टेज पैदा नहीं होगा। तीसरा हाई फील्ड क्रिटिकल रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट क्या है, स्पीड लेस देन क्रिटिकल स्पीड की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर की बात करें तो कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। इसका यूज कम से कम किया जाता है क्योंकि ये इसका जो फ्लक्स होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए इसका हमेशा यूज वेल्डिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड। क्यूमुलेटिव कंपाउंड में बस इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या ज़्यादा रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओवर कंपाउंड, मतलब यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इतना रखा जाए कि जितना कि इसमें आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स में कमी होती है, तो उसको बोलेंगे फ्लैट कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, आपका टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होगा। अगर इस पर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम रखा जाए तब क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स वोल्टेज में क्या होगी, कमी होगी, उसको बोलते हैं अंडर कंपाउंड। इस तरह से हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, ओवर होता है। और धन्यवाद, नमस्कार जी।